बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है शहजाद और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एडवेंचर वर्ल्ड विद शहजाद। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद मेरी वीडियो आ रही है। उसकी वजह थी कि कुछ अपनी ज़ाती मसरूफियत की वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका, तो जिसकी वजह से आज वीडियो बनाने के लिए हाजिर हूँ आपके पास। और दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर है, जो कि आजकल के हिसाब से आप लोगों ने देखा होगा, मीडिया पे खबरें भी सुनी होंगी और इंटरनेशनल अगर आप न्यूज़ वगैरह सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो आपको पता होगा कि कनाडा का काफ़ी ज़्यादा लोग आजकल विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। तो उसके हवाले से कुछ वर्किंग है, कुछ आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करने लगा हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो कनाडा का विजिट वीज़ा है उसके लिए बहुत ही अहम मालूमात हैं, जो कि आपको वीज़ा लगवाने के लिए बहुत ही अहम मालूमात होंगी, जो कि यकीनन आपको इससे पहले शायद किसी और ने नहीं बताई होंगी। लेकिन मैं आज आपको ये चीज़ें बताने लगा हूँ कि वो कौन-कौन सी वजूहात हैं, जिनकी वजूहात की बिना पर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। और अगर आप उनको मुकम्मल तरीके से ये सारी वजूहात को एक दफ़ा सुन लें, एक दफ़ा पढ़ लें, तो मुझे नहीं लगता कि ये आपका वीज़ा जो है रिजेक्ट हो सकता है। मैंने आज की जो वीडियो में कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल से आपको वीडियो बताने लगा हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी है, तो मेरी गुजारिश ये है कि वीडियो को अगर आपने मुकम्मल मालूमात लेनी है, तो वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि वीडियो मैंने बड़ी डिटेल से तैयार की है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को पता चले कि ये जो कनाडा का वीज़ा है वो क्यों रिजेक्ट होता है, उसके रिजेक्ट होने की वजूहात क्या हैं। और अगर आप ये सारी वजूहात जान लेंगे तो आप यकीनन वीज़ा हासिल कर सकते हैं कनाडा का बड़ी आसानी से। कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं होती वीज़ा लगवाना, लेकिन ये है कि आप लोगों को मुकम्मल तौर पे गाइडलाइन नहीं मिलती, जिसकी वजह से आप लोग मसाइल का शिकार होते हैं और आप लोगों को इस परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, चलिए यहाँ शुरू करते हैं हमारी वीडियो का। सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो पहली रीज़न है कनाडा का वीज़ा जो रिजेक्ट होता है, उसकी सबसे पहली रीज़न है कि लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग टाइज विद योर होम कंट्री। यानी कि आपके अपने मुल्क के साथ आपकी जो टाइज़ हैं, एसोसिएशन है, तो वो इतना गहरा साबित नहीं हो सकता, जिसकी वजह से जो है ना वो आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है। अक्सर अमेरिका का भी, यूएसए का भी और कनाडा का तकरीबन एक जैसा ही हिसाब है। ये लोग, इनका फ़ोकस होता है कि हम लोग उस बंदे को वीज़ा दें कि जिसकी अपने मुल्क के साथ टाइज़ स्ट्रॉन्ग हैं, तो ताकि वो कल वापस भी आ जाए, ताकि वो वहाँ पे रह के ओवर स्टे ना हो, किसी जराइम में वो इन्वॉल्व ना हो। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कनाडा में और यूएसए में, क्योंकि आसपास की कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा गैर कानूनी तरीके से भी जाते हैं। और ये उस बंदे को वीज़ा देते हैं कि जो इनको 100% यकीन हो कि ये वापस आएगा या इसका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, तो ये वहाँ पे किसी गैर कानूनी धंधे में मुलवस नहीं होगा। यानी कि जिस तरीके से आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग का आप सोच सकते हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो चलिए आपको बताता हूँ कि उसकी जो मेन सबसे पहली रीज़न है वीज़ा रिजेक्ट होने की, वो यही है कि आपके अपने मुल्क के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज़ नहीं होते। अब स्ट्रॉन्ग टाइज़ आप सोच रहे होंगे कि हमारा तो सब कुछ इधर ही होता है। उसकी भी मैं आपको चंद एक चीज़ें बताने लगा हूँ कि जिनकी बेस के ऊपर पता चलता है कि आपकी अपने मुल्क के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज़ हैं। नंबर 1, आपके मुल्क के अंदर जो भी आपका कारोबार है, जो भी आपका काम है, जो भी आपकी जॉब है, वो स्टेबल होनी चाहिए। उससे अच्छी इनकम आप जनरेट कर रहे हो, जो कि आप एम्बेसी को बता सकें कि ये मेरी इनकम है, ये मेरा कारोबार है, ये बिज़नेस है और ये अच्छा और वेल एस्टेब्लिश्ड है। अगर आप अच्छे एस्टेब्लिश्ड हैं, आपका कारोबार अच्छा चल रहा है, आपकी अच्छी जॉब है, अच्छी सीट पे काम करते हैं, अच्छी सैलरी ले रहे हैं यहाँ पे, तो आपका जो है ना आपका वीज़ा कंसिडर किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, जो आपकी स्ट्रॉन्ग टाइज़ में आपकी अपनी फैमिली शामिल होता है, जिसमें आपके बीवी, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, आपका ख़ानदान। अगर आपके बीवी, आपके बच्चे, आपका ख़ानदान, आपके पेरेंट्स यहाँ पे पाकिस्तान में हैं, तो उम्मीद आप यकीन करें कि आपको बड़ी आसानी के साथ वीज़ा दे दिया दिया जा सकता है, क्योंकि वो उनको पता चलता है कि इस बंदे के बीवी बच्चे भी इधर ही हैं, पेरेंट्स भी इधर ही हैं, इसकी अच्छी जॉब है, अच्छा कारोबार है, तो इसको वीज़ा दे दिया जाए। तो अगर ये चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है, अगर ये चीज़ें नहीं होंगी, तो वो डेफ़िनेटली जो है ना वो आपके लिए मुश्किलात का सबब बन सकता है। दोस्तों, इसके अलावा आपके नाम पे एसेट्स और प्रॉपर्टीज़ जो भी आपकी हैं, वो अगर आपके नाम पे नहीं है प्रॉपर्टीज़ वगैरह, तो भी आपके लिए मसाइल बन सकते हैं, आपका वीज़ा नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर आपके नाम पे प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर यही जो रीज़न्स हैं, यही अगर इनको आप येस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो आपको वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी कि अगर आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं, आपके नाम पे कोई एसेट्स हैं,
तो जो चीज़ अवेलेबल है आपके पास, उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो डॉक्यूमेंट्स लाज़मी तौर पे आप अपने वीज़ा एप्लीकेशन के साथ अटैच करें, ताकि एम्बेसी को पता चले कि ये बंदा वाक़ई एक जेन्युइन है, ये बंदा जो है ना वो भागने वाला नहीं है, ये वापस आएगा, यहाँ पे इसका अपना अच्छा खासा सेटअप मौजूद है। तो दोस्तों जो पहली रीज़न तो आपको पता चल गया। अब दूसरी रीज़न की तरफ आते हैं। जो दूसरी रीज़न है वो ये है कि स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइज़ इनसाइड कनाडा। ये आप बड़े हैरान हो रहे होंगे कि ये तो रीज़न बड़ी उल्टी सी है। अब आप देखें कि जिस बंदे के फैमिली वहाँ पे, आपके भाई, आपकी बहनें, आपकी फैमिली के जो बाकी रिलेशनशिप्स हैं, आपके पेरेंट्स, लेट्स सपोज़ अगर वो वहाँ पे मौजूद हैं, आप उनको मिलने जाते हैं, तो जो एम्बेसी वो यही सोचती है कि इसके ऑलरेडी वहाँ पे रिश्तेदार मौजूद हैं, तो ये तो वापस नहीं आएगा, ये तो वहाँ पे इल्लीगल हो जाएगा। तो एक्सटेंडेड फैमिली है या आपकी अपनी फैमिली है, तो जब भी आप याद रखें कि जब भी आपकी वहाँ पे जो फैमिली है, अगर वो आपकी वहाँ मौजूद है, तो भी आपके लिए वीज़ा लेना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ की फैमिली आपकी स्ट्रॉन्ग टाइज साबित करती है उस मुल्क के साथ, कनाडा के साथ, पाकिस्तान के साथ नहीं है। आप समझ रहे हैं बात को? यानी कि आपके पाकिस्तान के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज होनी चाहिए, ना कि कनाडा के साथ। तो ये पॉइंट मुझे भी समझ नहीं आया, लेकिन मैंने जब रिसर्च किया इसके ऊपर, तो मुझे पता चला कि ये क्यों उन्होंने ये चीज़ लगाई है कि ये इसलिए, वो मैं आपको वो रीज़न्स बता रहा हूँ कि जो लोगों के रीज़न्स लगे हैं। जिन ये मैं आपको वो रीज़न है, बड़ी तहकीक के बाद लगाए हैं। ये वो रीज़न्स हैं कि जो लोगों के वीज़ों के ऊपर ऑब्जेक्शंस लगे हैं। चलें दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो मेन जो वीज़ा रिजेक्ट होने की रीज़न है वो होती है ट्रैवल हिस्ट्री। तो ट्रैवल हिस्ट्री जो है ना, याद रखिएगा, अगर आप किसी भी लाइफ में कभी भी किसी मुल्क नहीं गए, ईरान नहीं गए, चाइना नहीं गए, दुबई नहीं गए, आपके जो आस पड़ोस के कंट्रीज़ हैं, तो आप डायरेक्टली जो है ना, पाकिस्तान से जो सबसे दूर कंट्री है वो कनाडा बनता है, तो वो एम्बेसडर ये भी सोच सकता है कि ये अपने करीब तरीन किसी मुल्क में नहीं गया जहाँ पे इसका खर्चा भी कम था, तो ये कनाडा ही क्यों आना चाह रहा है? वहाँ से भी ज़्यादा खूबसूरत जगह और मुल्कों में भी मौजूद है। तो ये भी एक आपका जो है ना वो नेगेटिव पॉइंट बनता है कि अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। इसमें एक ख़ास बात आपको बता दूँ कि ट्रैवल हिस्ट्री जो कंसिडर की जाती है, अगर आपका यूएसए की ट्रैवल हिस्ट्री है, अगर आपकी यूके की ट्रैवल हिस्ट्री है, शेंगन कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री है, आपकी तुर्की की ट्रैवल हिस्ट्री है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री मलेशिया की है, थाईलैंड की है, इन कंट्रीज़ की जहाँ पे टूरिज़्म होता है, तो उसको कंसिडर किया जाता है। ठीक है? ना कि आपकी ईरान की या आपकी अफ़गानिस्तान की ट्रैवल हिस्ट्री हो कि जहाँ पे जो है वो टूरिज़्म नहीं होता। तो ये चीज़ मद्देनज़र रखिएगा कि आपने उस कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री, अगर आपके पास अच्छे कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री है, तो ये आपके लिए बहुत पॉज़िटिव पॉइंट होगा। अगर नहीं है, तो ये वो जब ऑब्जेक्शन लगाती है एम्बेसी, तो ये भी रीज़न लगाती है कि हम आपको वीज़ा इसलिए नहीं दे रहे कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। तो दोस्तों हमारी जो चौथी रीज़न है वीज़ा रिजेक्ट होने की, वो है आपका पर्पस ऑफ विजिट। यानी कि आपका पर्पस ऑफ विजिट क्लियर नहीं होता। आप एम्बेसी को जब आप वीज़ा फॉर्म सबमिट करा रहे होते हैं, तो आपने उनको अपना पर्पस क्लैरिफाई करना होता है कि मैं इस पर्पस के लिए जा रहा हूँ। तो पर्टिकुलर रीज़न होनी चाहिए। पर्टिकुलर रीज़न से मुराद ये कि आप किसी इवेंट में जा रहे हैं, आप किसी रिश्तेदार की किसी शादी में जा रहे हैं, या आप अगर टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं, तो आपने एक्सप्लेन करना होता है कि आप टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं और आप क्यों जा रहे हैं, उसकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, आपने कौन-कौन से एरिया में विज़िट करना है, या आपको उस कंट्री के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। आप ये तो नहीं ऐसे मुँह उठा के बंदा जा सकता, आपको उस कंट्री के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि मैंने उसके बारे में तहकीक की है, मुझे ये इन्फॉर्मेशन है। स्पेसिफिक रीज़न बड़ी ज़रूरी है। अच्छा, स्पेसिफिक रीज़न्स में ना कुछ रीज़न्स वहाँ पे अक्सर जो होती हैं कि आपका जो क्या होती हैं पर्पस ऑफ विज़िट में, उसमें मैंने कुछ चीज़ें नोट की हैं, आपको बताना चाहूँ। किसी की वेडिंग है, वेडिंग में आपने शिरकत करनी है, कोई स्पेशल ओकेज़न हो गया, और किसी को होम केयर की ज़रूरत है, कोई प्रेग्नेंट लेडी है जिसकी आपको ज़रूरत है, और किसी की बर्थडे है, ठीक है? और उसके बाद कोई इन्विटेशन लेटर आप साथ अटैच करें, जो भी उसका रीज़न है, तो आपने पर्टिकुलर रीज़न लाज़मी देनी है। और वैसे ही सिर्फ़ आप ट्रैवल एंड टूरिज़्म के लिए लिख देंगे, लेकिन उसको जस्टिफ़ाई नहीं करेंगे, तो ये भी एक रीज़न बनती है कि आपका कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं बनती, हमें समझ नहीं आती। दोस्तों उसके बाद जो 5वीं रीज़न है वीज़ा रिजेक्ट होने की, वो है फाइनेंशियल स्टेटस। फाइनेंशियल स्टेटस से मुराद ये है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हों, आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि आपका जो ट्रैवल का खर्चा है, जितना आप एम्बेसी को बता रहे हैं कि मैं इतना अरसे के लिए वहाँ जाऊँगा, इतना अरसा रुकूँगा, उतने टाइम के लिए आपको एक्सपेंसेस आपके पास होने चाहिए पैसे, और आपका रिटर्न एयर टिकट आपके पास होने चाहिए, आपके पास वीज़ा की कॉस्ट होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास कुछ और शॉपिंग के लिए पैसे होने चाहिए। अगर आप टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं, तो आपके पास
इतने पैसे होने चाहिए सफिशेंट। आजकल के दौर के हिसाब से अगर लगाया जाए, अगर आप 15 से 20 दिन या 25 दिन का ट्रैवल करते हैं, तो मिनिमम 15 से 20 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए आपके अकाउंट में, आपके बैंक बैलेंस में। इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटस में आपके पास टैक्स रिटर्न आ सकती हैं कि आप अपनी टैक्स रिटर्न भी उनको दिखा सकते हैं कि ये मेरी टर्नओवर है, ये मेरी इनकम है, ये मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये इतना टैक्स पे करता हूँ, ये मेरी इनकम है। तो टैक्स रिटर्न में हर चीज़ क्लैरिफाइड लिखी हुई होती है। इसके अलावा आप अपनी बैंक स्टेटमेंट भी देख सकते हैं। आपके बैंक स्टेटमेंट में मेंशन होता है कि आपका इतना वहाँ पे बैलेंस पड़ा हुआ है। इसके अलावा आपके पास कोई और डिपॉज़िट पड़ा हुआ है, कोई आपके पास फिक्स्ड डिपॉज़िट अमाउंट पड़ी हुई है, वो भी आप उनका एविडेंस उनको दे सकते हैं। आप अपनी पे स्लिप दे सकते हैं कि आप जिस कंपनी में काम करते हैं, आपकी इतनी सैलरी है, वो भी आप दे सकते हैं। आपके पास कोई सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं या कोई और अदर एसेट्स पड़े हुए हैं, तो वो भी आप उनको दिखा सकते हैं कि ये मेरा फाइनेंशियल स्टेटस है, ये मेरी इनकम इस सोर्सेज से आती है। मिसाल के तौर पे आपको कहीं से किराया आता है, वो भी आप उसके अंदर मेंशन करें, उनको एविडेंस दें कि ये मेरा रेंट रेंट है, ये मुझे रेंट मिलता है और ये मेरी सैलरी है या ये मेरा बिज़नेस है, इससे मुझे इतनी इनकम आती है। तो आपको सारी चीज़ों के एविडेंसेस आपके पास होने चाहिए। दोस्तों नंबर 6 पे जो रीज़न है वो बड़ी ख़ास रीज़न है, वो है आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। कि आप लोग क्या काम करते हैं, आप लोग किस कंपनी में काम करते हैं, क्या आपका डेज़िग्नेशन है, आपने उस कंपनी से एनओसी लिया है या नहीं लिया। जिस भी कंपनी में आप जॉब करते हैं, जिस भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज़ेशन है या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज़ेशन है या कोई प्राइवेट अदारा है, आपने वहाँ से आपका वहाँ से एनओसी इशू होना लाज़मी है और उन एनओसी भी प्रॉपर उस अदारे का जो एचआर डिपार्टमेंट है वो इशू करता है। याद रखिएगा, आपने किसी भी मैनेजर से अपने या अकाउंट ऑफिसर से या अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से नहीं बनवाना। प्रॉपर जो एचआर का जो डिपार्टमेंट है आपका ह्यूमन रिसोर्सेज का, अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो उससे आपने बनवाना है, उसकी बड़ी वैल्यू होती है। तो दोस्तों उसके अलावा आप एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में कोई आप एग्रीकल्चर भी है अगर आप करते हैं तो वो भी कोई इशू नहीं है। अगर आप ज़मींदारी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो तब भी कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको उसका एविडेंस साथ देना पड़ता है। तो अगर आपका कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है, उसके डॉक्यूमेंट्स दें या जो भी चीज़ें हैं आपके पास, ठीक है। इसके अलावा आप याद रखिएगा, अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, आपका कोई कारोबार नहीं है, तो आप समझते हैं कि आपको वीज़ा मिल जाएगा, तो ये ऐसा कभी ना करिएगा, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ रिस्क ना लीजिएगा। उसकी वजह ये है कि जो जिस बंदे का कोई कारोबार नहीं है, जिसकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, अगर वो वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट कराएगा, तो डेफ़िनेटली वो कंट्री उसको कभी भी वीज़ा नहीं देगा। याद रखिएगा, आप किसी भी छोटे भी मुल्क में अप्लाई करेंगे, तब भी आपको उसका वीज़ा नहीं मिलेगा। इसके अलावा आप जो 7वीं रीज़न है वो है प्रोपोज़्ड लेंथ ऑफ स्टे। यानी कि वीज़ा रिजेक्ट होने की जो 7वीं रीज़न है वो है प्रोपोज़्ड लेंथ ऑफ स्टे। मतलब ये है इसका कि जितना आपने वहाँ पे रहना है उसको आपने जस्टिफ़ाई करना है। मिसाल के तौर पे आपने 20 दिन का आपका प्लान है रहने का, आप 20 दिन का ही प्लान दें, 20 दिन का ही आप रिटर्न टिकट बनाएँ, ठीक है? और 20 दिन का प्लान उनको बताएँ कि मैंने इस जगह पे जाना है, मेरा ये पर्पज़ है, ये ऑब्जेक्टिव है। लेकिन अगर आप एम्बेसी को कहते हैं कि मैं वहाँ पे 6 महीने रहूँगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। एम्बेसी आपको वीज़ा कभी नहीं देगी कि एम्बेसी आप आपका लेट्स सपोज़ आप किसी इवेंट पे जा रहे हैं, किसी की मंगनी है, किसी की एंगेजमेंट है, किसी के शादी के इवेंट पे जा रहे हैं, तो वो तो 2, 4, 10 दिन का इवेंट होते हैं। तो अगर आप 6 महीने के लिए उसको आप अपना प्लान बना के भेजेंगे, तो वो कभी भी एम्बेसी नहीं देगी। उसकी वजह ये है कि वो जस्टिफ़ाई नहीं करता कि आप इतना अरसा वहाँ रह के क्या करेंगे। इसके अलावा दोस्तों जो 8वीं रीज़न है, 8वीं रीज़न है जो वो है आपकी जो है वो डॉक्यूमेंटेशन है। होस्ट डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि जो बंदा आपको होस्ट कर रहा है, जो बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा है, जिसके पास आप जा रहे हैं, उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आपने लाज़मी देनी है। उसकी डॉक्यूमेंटेशन क्या देनी है आपने, उसका जो पीआर कार्ड होता है या उसका जो पासपोर्ट होता है, अगर अगर वो स्टूडेंट है तो उसका जो भी डिटेल्स हैं वो देनी है, फिर उसके बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट देनी है, फिर उसके रेजिडेंट का प्रूफ आपने देना है और प्रॉपर तौर पर ये डॉक्यूमेंट्स वहाँ से अटेस्ट करवा के नोटराइज करा के आप अपने साथ जो है ना वो होस्ट के डॉक्यूमेंट जितने भी हैं आपके पास अटेस्टेड होने चाहिए, ताकि आप जब एम्बेसी को दें तो एम्बेसी को चेक करने में आसानी हो। तो जो भी है उस ये सारी चीज़ें। अच्छा, नंबर 9 पे जो बड़ी ख़ास रीज़न है वीज़ा रिजेक्ट होने की, वो है एज एंड मैरिटल स्टेटस। एज बड़ा मैटर करती है एंड मैरिटल स्टेटस। देखें, अगर आप 25 साल से कम हैं और आप अनमैरिड हैं और आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके लिए रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बजाय इसके कि आप 25 साल से ज़्यादा हैं और आप मैरिड हैं, आपके पीछे फैमिली है, तो वो उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उनको पता होता है कि इसकी फैमिली पीछे मौजूद है, फैमिली साथ नहीं जा रही।
तो अक्सर लोग गलती करते हैं कि वो फैमिली का वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो फैमिली का वीज़ा अप्लाई करना मेरे हिसाब से वो काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है कि उनको पता होता है कि ये फैमिली को साथ लेके जा रहा है, बच्चों को, बीवी को, और ये वापस नहीं आएगा। इसकी फैमिली साथ है तो ये इसकी प्रायोरिटी यही होगी कि ये वहीं पे सेटल हो। तो जो लोग अकेले जाते हैं, फैमिली पीछे होती है, उनके वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और जिनकी एज ज़्यादा होती है और उनके भी चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो उनका वीज़ा एम्बेसी जो है ना वो जल्दी दे देती है। दोस्तों, एक बहुत ही अहम 10वें नंबर पे जो वीज़ा रिजेक्ट होने की रीज़न है कनाडा की, वो है मिसरिप्रेजेंटेशन। यानी कि आप अपने आप को मिसरिप्रेजेंट करेंगे कि अगर मिसाल के तौर पे जब आपका कनाडा का फॉर्म फिल किया जाता है तो उसके अंदर वो एक सवाल पूछते हैं कि आपने कभी यूएसए का वीज़ा अप्लाई किया है या नहीं किया। अगर किया है तो वो आपको मिला है या नहीं मिला। तो आपने, अगर आपका वीज़ा यूएसए का रिजेक्ट हुआ हुआ है तो आपने कभी भी वहाँ पे ये नहीं कहना कि मैंने वीज़ा कभी नहीं अप्लाई किया। ये आपकी बड़ी गलती होगी। उसकी वजह ये है कि कनाडा और यूएसए दोनों आप समझ लें कि एक ही किस्म की कंट्री हैं, और इनकी आपस में जो इमिग्रेशन है, ये वीज़ा रिजेक्शन है या वीज़ा एक्सेप्टेंस है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर करते हैं। अगर आपने वहाँ लिख दिया कि आपने, आपका वीज़ा अमेरिका का रिजेक्ट नहीं हुआ और आपने कभी अप्लाई नहीं किया और उनके रिकॉर्ड में डेटाबेस में आ गया, तो ये आपकी जो है ना बहुत बड़ी गलती होगी। इसकी बेस पे आपका वीज़ा भी रिजेक्ट हो जाएगा और आपको बैन भी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये कम से कम भी 5 साल के लिए आपको बैन कर सकते हैं, क्योंकि जब आप गलत रिपोर्ट करेंगे तो आपको बैन किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों और भी मुख्तलिफ जो रीज़न्स हैं, जिसे आप कह सकते हैं मिसलेनियस रीज़न्स आप कह सकते हैं, कि और भी क्या रीज़न्स हो सकती हैं कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। वो उसकी वजह ये है कि आप किसी भी मुल्क में ओवरस्टे रहे हों, ठीक है? आप अगर किसी भी मुल्क में ओवरस्टे रहे हों तो वो भी आपके लिए वीज़ा रिजेक्शन का सबब बन सकता है। इसके अलावा आप किसी मुल्क में गैर कानूनी तौर पे रहे हों, ठीक है? अगर आप कनाडा की एम्बेसी को अपनी हेल्थ डिक्लेरेशन आपने दी है, कोई आपको बीमारी ऐसी है वो पता चल जाता है, कोई ऐसी चीज़ उनको किसी भी सोर्सेज़ से पता चलती है, या फिर आपको, आपने जो फॉर्म फिल किया है वो प्रॉपर तरीके से फॉर्म फिल नहीं किया हुआ, फिर या फिर आपके अगेंस्ट कोई केस है, कोई ऐसी आपके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स है कानूनी तौर पे जो चल रही है या चली है, इससे पहले आपको कभी कोर्ट से सज़ा हुई है या आपने कभी कोई ऐसा क्राइम किया है, तो वो भी अगर आप छुपाएँगे तो वो भी काफ़ी हद तक आपके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। या कभी आपने कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन की है, तो ये जो वेलफेयर स्टेट्स होती हैं, या ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, कनाडा, ये वेलफेयर स्टेट्स हैं, यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन है इसको बड़ी बारीकबीनी से देखा जाता है। तो दोस्तों, ये कुछ रीज़न्स थी जो वीज़ा रिजेक्ट होने की रीज़न्स हैं। उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने ये मेरी पूरी वीडियो देखी है तो वो आपको कनाडा का जो वीज़ा रिजेक्ट होने की या एक्सेप्ट होने की जो रीज़न्स हैं वो आपको पता लग जानी है। और अगर आप इन चीज़ों के ऊपर अमल करते हैं और ये सारी की सारी चीज़ें आपकी जो चेक लिस्ट है उसमें टिक टिक बॉक्स में टिक होती हैं, तो उम्मीद करता हूँ 100% आपका वीज़ा लगेगा और कभी भी आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। अगर आप इन सारी चीज़ों के ऊपर अमल करते हैं और वीज़ा जो रिजेक्शन की रीज़न्स हैं, आप पहले से इनके ऊपर ओवरकम कर लेते हैं, तो आपका वीज़ा कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो कनाडा के वीज़े के हवाले से। अगर आपको मज़ीद भी कोई मालूमात चाहिए हो तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं कंसल्टेंसी का भी काम करता हूँ और मेरे बहुत सारे दोस्त अहबाब भी हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि वीडियो, आप इसकी कोई कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाएँ, तो ये मैंने आज कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाई है कि क्यों कनाडा का वीज़ा रिजेक्ट होता है और क्यों एक्सेप्ट होता है। तो इसमें दोनों रीज़न्स आ गई हैं, क्यों एक्सेप्ट होता है और क्यों रिजेक्ट होता है। तो आप इसको वीडियो को पूरा देखें और इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ बताई है, और इन सब चीज़ों पे अमल करें और इंशाल्लाह आपका वीज़ा ज़रूर लगेगा। तो दोस्तों, इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।